10th हिस्ट्री लेसन 9। लेसन का नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष भाग 2। अब हम जान लेते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जब यहाँ अंग्रेज थे तो उन्होंने 1935 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई गई, जिसका काम संविधान का निर्माण करना था। इसके लिए सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्हें संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान को बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को लागू किया गया। जो इसमें अधिकतर जो अनुच्छेद हैं वो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। हमारे देश के संविधान पर अन्य देशों के संविधान का भी कुछ भाग लिए गए हैं, जैसे कि अमेरिका से प्रस्तावना में जैसे हम भारत के लोग लिखा गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जो हमारे अन्य चीज़ें हैं वो जैसे संसद है वो ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, इसलिए बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो कि विदेशों से लिए गए हैं। इसलिए हमारे संविधान को कई बार उधार लिए गए सिद्धांतों का संविधान भी कह देते हैं। अब हम जान लेते हैं, हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान भी बन गया, तो जो हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाने की प्रतिज्ञा ली गई, इसलिए पहला आम चुनाव करवाया गया 1950 में। उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, शुरू तो हुआ था 51 से चुनाव होना, लेकिन 52 में जाकर ये समाप्त हुआ। 4 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जो प्रथम आम चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ और 4 महीने चलकर 1952 में समाप्त हुआ। देखिए, उसके क्या कारण थे। जो हमारी जनसंख्या थी वो अनपढ़ थी। जो वोटिंग लिस्टें बनाई गई उसमें बनाने में बहुत त्रुटियां हुई, उसे ठीक करने में समय लगा। जनता अनपढ़ थी तो वोट कैसे डाले उसे सोचने में समय लगा। तो इस सभी को करते करते एक लंबा समय लगा चुनाव करवाने में। जब भारत का पहला चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 489 में से उसे 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। उसके सामने कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं पाया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पर रही। उसने 16 सीटें जीती। अब हम देख लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि स्पष्ट है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ अनेक धर्म भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो समय समय पर उन लोगों ने भाषा धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग की। इसीलिए 22 दिसंबर 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो जो इसने विभाजन का आधार बताया वो था कि आर्थिक विकास, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए।
सरकार ने इसकी जो संस्तुतियाँ दी थी उसमें कुछ सुधार करते हुए इसे मंजूर कर लिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हुआ। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाषा के आधार पर जो भारत में सबसे पहला राज्य बना वो था 1952 में आंध्र प्रदेश। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर शुरू हुआ। बम्बई से 2 अलग भाषा बोलने वाले, गुजराती और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। ऐसे ही 1966 में हरियाणा और पंजाब, हिंदी और पंजाबी भाषाओं के 2 समूह को अलग किया गया। ऐसे ही 1972 में एक बार फिर से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए और 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। जो नागालैंड है वो 1963 में ही एक अलग राज्य बन गया था। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बनाए गए और आगे चलते हुए 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनने वाला एक राज्य बना। ये था राज्यों का पुनर्गठन। वर्तमान समय में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। चलिए, इससे अब हम आगे देखते हैं गुट निरपेक्षता। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था। पूरा विश्व अमेरिका और रूस के 2 गुटों में विभाजित था। कुछ लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग रूस को। लेकिन जो भारत था उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होकर या उनके साथ सैनिक समझौता ना कर अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना, देश और विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसी तरह की गुटबाजी में ना पड़ना। तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद जो विदेश नीति अपनाई उसकी एक प्रमुख विशेषता थी गुट निरपेक्षता। अब हम जान लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। देखिए, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। 1960 के दशक में हमने हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति क्या थी? देखिए, सबसे पहले इसके जन्मदाता जो हरित क्रांति के पिता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। इन्होंने ही सबसे पहले उत्तम किस्म के बीजों का, आधुनिक उपकरणों का, सिंचाई की नई व्यवस्था, कृत्रिम खादों, कीटनाशकों आदि के बारे में बताते हुए उसी भूभाग से अधिक फसल पैदा कर दिखाई। तो इसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति, जिससे कि लाखों भूखे लोगों को भोजन प्राप्त हो सके, ऐसा इनका उद्देश्य था हरित क्रांति के पीछे। देखिए, हरित क्रांति में क्षेत्रफल तो वही का वही है। जहां आपको पहले 100 क्विंटल एक चीज़ उत्पादित कर पा रहे थे, अब उसकी क्षमता बढ़कर 200 या 300 उसी क्षेत्रफल पर हो गई थी। तो हरित क्रांति ये थी कि अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे साधनों का, सिंचाई के साधनों का प्रयोग कर जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी करना। लेकिन देखिए, इसका लाभ कुछ ही क्षेत्रों को अधिक मिला, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। देश के अन्य राज्यों को इसका इतना लाभ नहीं मिल पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।